हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 सीरीज में ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट पॉपुलेशन। उसके बाद 9th का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, शुरू में इंट्रोडक्शन मतलब इंडिया का जो एक्सटेंशन था वो देखें। उसके बाद हमने देखा इंडिया का फिजिकल डिवीजन। जब फिजिकल डिवीजन देखे तो हमें लगा कि इंडिया में कुछ रिवर्स वगैरह भी है, तो हमने क्या किया, ड्रेनेज बेसिन को कवर किया, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, सब कुछ नहीं कवर किया। उसके बाद क्या है, क्लाइमेट की बात हुई, वेजिटेशन मतलब एक ओवरऑल एक देश में क्या क्या मिलता है वो सब कुछ देख लिया। अब थोड़ा सा इंसान की बात कर लेते हैं, मतलब उसके पॉपुलेशन की, कहने का मतलब कितने मेल्स हैं, कितने आपके फीमेल्स हैं, उनका जो रेशियो है वो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये सब देखेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ये जो अभी है सारा पैरामीटर है एज पर 2011 सेंसस। तो अगर आप बहुत लेट में एग्जाम देने वाले हैं, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के बाद, तो ऐसे में इसको बहुत सीरियसली याद करने का जरूरत नहीं है, बस कुछ टर्म्स जान लीजिए क्योंकि 21 का सेंसस अपडेट हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये रटने वाला चैप्टर है, यहाँ समझने का कुछ खास नहीं, कुछ डेटा है, डेटा कुछ नहीं, काफी ज्यादा डेटा है। अगर आप तुरंत कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको रट लीजिए, और नहीं अगर टाइम है तो आराम से इसका थोड़ा बहुत एस्पेक्ट जान लीजिए, 21 का डेटा आएगा तब रटिएगा। तो यहाँ पे जो इंट्रो किया है ना, वो यही किया है कि बहुत सारे आपके रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है। हमने कई सारे फिजिकल रिसोर्सेज देखे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सब देखे। अब हम लोग जो एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। मतलब ह्यूमन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट आपके पैरामीटर्स है उसको हम लोग समझेंगे। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि पॉपुलेशन साइज और उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या पूरे देश में एक जैसा है या फिर कहीं पे वेरिएशंस भी है। तो देखो यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है कि 2011 के हिसाब से हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो 1210.6 मिलियन है, जो कि आपके वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना परसेंट हिस्सा है, 17% हिस्सा है। और ये जो आपके लगभग जो लोग हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितने एरिया में, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया का लैंड एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड का टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, 2.4%। अब यहाँ पे ये एक डेटा है कि कहता है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है उसका पॉपुलेशन साइज 199 मिलियन है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलस है। अब यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, ऐसे लॉजिक लगाना चाहो तो दिमाग लगा सकते हो कि गैंजेटिक, इंडो गैंजेटिक प्लेन का एरिया है, तो ऑब्वियसली फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल एरिया है तो खेती वहां अच्छा हो रहा है, तो ह्यूमन का सेटलमेंट ज्यादा होगा, घर वर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि प्लेन एरिया है तो टोपोग्राफी प्लेन है, नॉर्मल है, बहुत हार्श नहीं है, तो लोगों के रहने के लिए अच्छा हैबिटेबल कंडीशन है। और दूसरा है कि सिर्फ यूपी तो है नहीं, पंजाब से लेके आपका असम तक का एरिया है, तो ये सब हैबिटेबल है। लेकिन यूपी का लैंड एरिया बहुत बड़ा है, तो एक तो हैबिटेबल है प्लस लैंड भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग यहाँ पे रहेंगे। तो ये ऐसे करके कुछ दिमाग लगा सकते हैं। ये कंट्री के लगभग कितना परसेंट हिस्सा बनाता है, 16%। मतलब इंडिया में जितना टोटल पॉपुलेशन है उसका 16% यूपी में है। और इंडिया में टोटल जितना पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, लगभग 17% के आसपास है। सिक्किम जो है हिमालयन स्टेट है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हम लोग आर्टिकल्स बहुत सारा पढ़े हैं, तो आप ये बताइए कि सिक्किम को जो है, या अमेंडमेंट भी पढ़े हैं, तो सिक्किम को किस अमेंडमेंट के तहत जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका पॉपुलेशन आपका जो है 0.6 मिलियन है। और लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ लगभग 64,000 है। मतलब सबसे लीस्ट यूटी और स्टेट में सिक्किम और लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, सिक्किम स्टेट है। आप कह रहा है कि इंडिया का लगभग आधा पॉपुलेशन सिर्फ 5 ही स्टेट में है। कौन कौन सा, ऑब्वियसली जो आपका जो सुटेबल कंडीशन में होगा, जहां क्लाइमेटिक कंडीशन, टोपोग्राफी सुटेबल होगा, वहां वहां होगा। तो एक तो अपना यूपी आएगा ही, बिहार आएगा ही, बिहार का पड़ोसी वेस्ट बंगाल आएगा ही, महाराष्ट्र आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। राजस्थान की बात करें तो इसका एरिया सबसे ज्यादा है। याद रखना, यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा है बट राजस्थान का एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है। लेकिन इतना ज्यादा एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन है। अब इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो वेस्ट का मेजर पोर्शन है, अरावली से वेस्ट की तरफ, वो तो पूरा हार्श कंडीशन में, वहां डेजर्ट है और काफी हॉट डेजर्ट है, तो वहां इतना ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए उसका पॉपुलेशन क्या है, कम है।
अब कह रहा है कि अनइवन पॉपुलेशन का क्या रीजन है, तो अब आप जानते ही हो कि क्या रीजन है। पिछले चैप्टर्स में जो पढ़े थे ना हम लोग की, जो आपका ये कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी या कुछ भी जो आपके लिविंग बींग्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां का क्या, आपका क्लाइमेट, वहां का टोपोग्राफी, वहां का डेवलपमेंट, वहां का इकोनॉमी, वहां का पॉलिटी, वहां का सोसाइटी, वहां का कल्चर। जिस तरह के अगर सब कुछ फेवर में होगा तो ह्यूमन की पॉपुलेशन वहां क्या होगी, बढ़िया होगी। अब सेंसस है, तो सेंसस के बारे में बताए थे ना, एक टर्म होता है कि पॉपुलेशन काउंट करना है। तो अगर आपसे बोले कि नेशनल पॉपुलेशन काउंटिंग चल रहा है, तो सिंपली उसका अर्थ होता है ना कि इंडिया के टेरिटरी में अभी फिलहाल कितने लोग प्रेजेंट है, खाली उसकी गिनती करना। अगर सिटीजन काउंटिंग हो रहा है तो इसका मतलब कितने लोग हैं जो इंडिया के टेरिटरी में अभी है जो आपके सिटीजन है। सिटीजन है मतलब इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं। और ध्यान रखना कि इंडिया के सिटीजनशिप के लिए आधार कार्ड प्रूफ नहीं होता है, पासपोर्ट होता है। लेकिन सेंसस की बात जब आएगी ना तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये आपका सिर्फ गिनती नहीं करेगा लोगों की, सिर्फ नागरिकता नहीं देखेगा, वो उसके सेक्स कंट्रीब्यूशन की बात करेगा, मतलब कितने मेल है कितने फीमेल है, कितने लोग का जन्म हुआ, कितने लोग का डेथ हुआ, कितने लोग माइग्रेट किए, जो आपका लिटरेसी रेट है वो कैसा है, बाकी अदर डेवलपमेंटल पैरामीटर्स है वो कैसे है। तो सेंसस जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी देश के पॉपुलेशन का। पहली बार 1872 में हुआ, लेकिन एक फुल फ्लेजेड वे में 1881 में हुआ था आपका सेंसस। उसके बाद ये आपका हर 10 साल पे क्या होता है, रिपीट किया जाता है। अब आपको बताना है कि किनके राज में हुआ था, कौन से गवर्नर जनरल या वाइस रॉय थे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे यही ग्राफिकली भी समझाया है कि देखो वर्ल्ड का अगर टोटल 100% एरिया है तो इंडिया लगभग 17.5% या 17 भी कह दो चलेगा, सॉरी पॉपुलेशन। और एरिया की बात करें अगर वर्ल्ड 100% है तो इंडिया सिर्फ कितना है, 2.4%। तो ये आपका कह रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एक तरह से एक इस फ्लो चार्ट के में भी देख लो, जो पढ़ लिया वही चीज दिखाया कि देखो कम से कम टॉप 5 याद रखो कि सबसे ज्यादा किसमें है 2011 के हिसाब से। ये जो भी डेटा है सब किसके हिसाब से, 2011। 21 आएगा तो शायद ये डेटा चेंज हो जाए। तो सबसे ज्यादा यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो कम से कम ये टॉप 5 याद रख लेना है। और बॉटम का जो है 2-3 याद कर लो कि देखो आपका अगर इंडिविजुअली देखो तो उत्तराखंड, जम्मू और दिल्ली सबसे नीचे 1% के कंट्रीब्यूशन से। लेकिन देखो बाकी जो बच रहा है छोटा मोटा जितना भी जो इस लिस्ट में नहीं हो, सबको मिला दिए तब भी 2% है। यानी कि इन सब का कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे लीस्ट है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जितना है उसके अलावा यहाँ पे देखो सिक्किम का मेंशनिंग नहीं है, बहुत सारे यूटीज नहीं है मेंशन, उन सबको एक साथ मिलाए तब भी पॉपुलेशन का 2% का हिस्सा भी नहीं बनाता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो हम क्या बताए थे कि जब भी नंबर पर यूनिट एरिया होता है तो हम उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये बेटर पिक्चर प्रोवाइड करता है ध्यान अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्योंकि देखो इतना ज्यादा डेंसिटी बेटर इसलिए है ना क्योंकि पॉपुलेशन ह्यूमन का बहुत वास्ट है। अब आप एक एक गिनती करोगे, सबसे अच्छा तो होता है कि सबका हम एक एक करके गिनती कर ले तो हमको एग्जैक्ट मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि एक एक करके अगर हम गिनती करेंगे तो हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है। और होगा क्या कि जब तक हम गिनती कंप्लीट करने लगेंगे उतने टाइम पीरियड में कई नए लोग का जन्म हो जाएगा, कई लोग का डेथ हो जाएगा, कई लोग माइग्रेट कर गए होंगे, तो हमारा पॉपुलेशन फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो बहुत वास्ट है और बहुत ज्यादा डायनामिक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐसा करो कि इंडिया का जो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मॉडरेटली है और लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, उसका एक यूनिट एरिया, क्योंकि हमको टोटल एरिया तो पता है, यूनिट एरिया का निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ए है एरिया, वहां 100 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर है। बी एरिया है, वहां पे मान के चलो कि 200 लोग पर मीटर स्क्वायर है। और सी एरिया है, वहां पे मान के चलो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, 400 है। तो हम समझ गए कि अच्छा 100 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब काफी कम ये है, डेंसिटी है। 200 वाले हैं, 400 वाले हैं, या मान लो 300 ले लेते हैं। तो अब आपका एवरेज जो है वो कितना आएगा, 300 प्लस 200 प्लस 1 कितना हो गया, 600। 600 डिवाइडेड बाई 3 मतलब एवरेज कितना हो गया डेंसिटी, 200। टोटल एरिया हमारे देश का कितना है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दो तो एक एवरेज आ जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो डेंसिटी का टर्म लेना जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि उसको कर पाना बहुत आसान होता है। तो यहां देखो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इंडिया इज वन ऑफ द, ध्यान में रखना इंग्लिश के शब्द को फोकस करना, वन ऑफ द कह रहा है मतलब 10 लोगों का, 10 देश का अगर लिस्ट बनेगा तो उसमें से जो आपका मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है उसमें से इंडिया का भी एक स्थान होगा। अब कह रहा है कि सिर्फ बांग्लादेश और जापान ही ऐसे 2 देश है 2011 के हिसाब से जिसका इंडिया से ज्यादा एवरेज पॉपुलेशन है।
तो ये जो भी डेटा है ना 2011-21 में चीजें बहुत बदली होंगी, कई और देश आ गए होंगे जो शायद हमसे नीचे हो, जो शायद हमसे ऊपर हो, तो ये सब ध्यान में रख लेना। अब कह रहा है कि 2011 के हिसाब से डेंसिटी कितना है, 382 है। और ये भी जो है ना वेरी करता है। बिहार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में, स्टेट में कह रहे हैं, यूटीज में नहीं। यूटीज और स्टेट सब मिला दो तो दिल्ली आएगा 11,000 के आसपास, ये 1102। और अरुणाचल में सबसे कम है, कितना है, 17% पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब ये भी कैसा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, इस मैप में जो है दिया हुआ है डेंसिटी और उस हिसाब से प्लॉट किया है। थोड़ा बहुत मैप को स्टडी करना सीखते हैं। जैसे 250 और उससे बिलो ग्रीन वाला एरिया है, ये जो है ये सब 250 से कम के। उसके बाद है सबसे मतलब 1001 से, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट देख लो। तो हाईएस्ट वाला 1001 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा, आपको ज्यादा जगह नहीं दिख रहा है। एक दिल्ली दिख रहा है, एक दिल्ली दिख रहा है, एक आपका बिहार दिख रहा है और एक वेस्ट बंगाल दिख रहा है। तो ये मैप है, इसको आपको ऐसा नहीं कि रटना है, बस एक बार ध्यान कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर अब बाइफरकेट हो गया, एक स्टेट से 2 यूटी निकला है। और आपका 2014 में तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से बट के निकला था, 29th बना था। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर अब माइनस हो गया तो अब 28 स्टेट्स हो गया है हमारे देश में और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया। तो अब देखो क्या है कि नोट द स्टेट्स विथ पॉपुलेशन डेंसिटी 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कह रहा है कि आपको लीस्ट वाले को थोड़ा नोट करना है, मोस्ट वाले को थोड़ा नोट करना है। इन पूरे पैराग्राफ्स में यही है। और आपको रीजन ढूंढना है कि ऐसा क्या कारण है कि एक एरिया में आपका बहुत ज्यादा डेंसिटी है और एक एरिया में बहुत कम है। तो सिंपल है, पहले भी बताए हैं कि ज्योग्राफी, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशन, जॉब कैसा मिल रहा है, एजुकेशन, हेल्थ सब कैसा है, तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, पॉपुलेशन कहीं का ज्यादा होगा, कहीं का कम होगा। अब कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। तो पॉपुलेशन आपका कैसा है, डायनामिक प्रोसेस है, अभी जस्ट बताए हैं। यहाँ पे बर्थ भी हो रहा है, डेथ भी हो रहा है और माइग्रेशंस भी हो रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपका क्या कह रहा है कि जो आपका रेफर करता है कि चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। ऑब्वियसली सिंपल सा बात है, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। तो किसी स्पेसिफिक टाइम में आप ले लो, जैसे आप मान लो 10 साल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो, 5 साल के हिसाब से, महीना भर के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से, अगर उस टाइम पीरियड में वहां की जनसंख्या में वृद्धि आया है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप कहोगे कि पॉपुलेशन ग्रो कर गया है, मतलब बढ़ा है, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। लेकिन घट जाएगा तो आप क्या कहोगे, डिक्रीज कर गया है, डिक्लाइन कर गया है, श्रिंक कर गया है या नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर मोटा मोटी बराबर रहेगा तो आप कहोगे कि बैलेंस्ड है, स्टेबिलाइज्ड है। तो यहाँ पे वही है कि एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से भी आप कह सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है, अपने पैरामीटर के हिसाब से, रेट के हिसाब से भी आप बात कर सकते हो। आप कह सकते हो डेंसिटी के हिसाब से भी बता सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल है कि सपोज है कि 2011 में आपका 382 था पॉपुलेशन नंबर पर किलोमीटर स्क्वायर। मान लेते हैं कि इसका डेटा आता कहता है कि 500 है, तो आप ये कह सकते हो ना, हाँ भाई डेंसिटी में कितना इंक्रीज आया, तो ठीक है आपका लगभग 120 के आसपास का इंक्रीज आया है। तो वैसे ही क्या कि किसी भी पैरामीटर में आप ग्रोथ को बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो क्या होता है कि कितना बर्थ हुआ एक स्पेसिफिक टाइम में और कितना आपका डेथ हुआ है स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में। तो कुछ भी आपको बढ़ना बताना है तो उस हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप साल भर में बताते हो तो एनुअल ग्रोथ रेट कहोगे। यहाँ कुछ चार्ट है, इसको बस ध्यान में नोटिस करके रखना है कि यहाँ देखना है कि मैक्सिमम ग्रोथ कब हुआ है, मिनिमम थोड़ा कब हुआ है। जैसे एनुअल ग्रोथ रेट ले लो तो आपका सबसे ज्यादा देखो 2.22 कब हुआ है, 1981 में। इसका कारण ये था ना कि इमरजेंसी के टाइम में ना जबरदस्ती क्या हो रहा था कि कॉन्ट्रासेप्शन, जबरदस्ती आपका स्टेरिलाइजेशन किया जाता था, वैसेक्टोमी किया जाता था। तो इस वजह से होता क्या ना, वैसेक्टोमी मतलब मेल स्टेरिलाइजेशन। तो इस वजह से होता क्या है ना कि जैसे होता है ना कि आपको कोई चीज बार बार मना किया जाए करने को, तो ऐसे में मान लो मम्मी पापा मना करे ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन आप क्या है ना कि आपको गुस्सा आ गया और आप चिढ़ गए, आपको मन करेगा कि नहीं आप जो मना किया गया हम वही करेंगे। तो वही बात है कि यहाँ पे ईगो इशू हो गया सरकार के खिलाफ। और दूसरा ये हुआ कि भाई फीमेल्स के साथ फोर्सिबली क्यों नहीं किया जा रहा है, हमें खेतों में से पकड़ पकड़ के ला के हमारा वैसेक्टोमी हो रहा है। तो इस गुस्से में जो है ना वहां एब्रप्ट पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ था, स्पेशली जहां पे लिटरेसी लेवल उतना नहीं था।
तो अब यहाँ पे वही कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेबल में जो है वो कह रहा है कि डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, द नंबर ऑफ पीपल बीइंग एडेड एवरी डिकेड इज स्टेडीली इंक्रीजिंग, कि भले ही ग्रोथ रेट घट रहा है स्टिल पॉपुलेशन, क्योंकि देखो ना सिंपल सा बात है ना, यहाँ बेस का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं कि मान लो आपको एक टेस्ट में 10 नंबर आया था, अगला टेस्ट में वो 20 नंबर हो गया, तो हुआ क्या, आपको एब्सोल्यूट नंबर में जो है 10 मार्क्स बढ़े, परसेंटेज निकालो तो कितना होगा 10/10 इंटू 100, दैट इज 100% का इंक्रीज हुआ है। क्या करते हो, इतना बेसिक जो है, अब सी सेट तो आपको देना ही है, तो इतना बेसिक तो आपको परसेंटेज आता ही होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, जब भी किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हम इनिशियल के रिस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करें तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल करते हैं, तो 100% का इंक्रीज हुआ। अब मान लो कि आपको फिर अगले टेस्ट में 20 से बढ़ के 30 नंबर आ गया, तो अब एब्सोल्यूट में तो 10 ही नंबर बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज क्या हो, फाइनल माइनस इनिशियल है 10, और अब की बार 20 और 30 के बीच में इनिशियल क्या है 20 है, गुने 100, तो आपका कितना इंक्रीज हो गया, मेरे हिसाब से तो 50%। तो यार देख लो बेस जो है, बेस ईयर में क्या वैल्यू है उस हिसाब से आपका भले ही नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में बड़ा टर्म लोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या है वैल्यू कम आएगा। तो जैसे देखो कि आपका हुआ क्या, यहाँ पे 108 से 135 गया, अब की बार इनिशियल 108 है तो बेस में 108 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब क्या है कि 135 से 163 हुआ, अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन बेस में अब 108 से ज्यादा वैल्यू 135 है, तो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखा। मतलब यहाँ पे ना सिंपल अपने बचपन का जो सिंपल मैथ्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, उसको आपको अप्लाई कर लेना है। तो ये सब कुछ आपके डेटा है, कितना इतना पॉपुलेशन आपका बढ़ा है, इसको एक रीडिंग दे लेना है, सीरियसली अभी रटने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपका इमीडिएटली महीना 2 महीना भर में एग्जाम है तो रट्टा मार लो, क्योंकि ये काफी है पॉपुलेशन के इंडिया लेवल के लिए, ये बहुत काफी है। किसी वनडे एग्जाम में, कोई भी दिन दहाड़े आपका एग्जाम होता है ना, तो उसमें काफी है कि आपको मार्क्स दिलवा देगा। अब 1981 से आपका क्या हो रहा है कि ग्रोथ धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि फोर्सबली करोगे ना तो उसका रिपरकशन खराब दिखेगा, बट धीरे धीरे आप एजुकेट करोगे, अवेयर करोगे तो चीजें समझ में आएगी, लोग बातों को समझेंगे। तो धीरे धीरे जब समझाया गया, बुझाया गया, तो आपका ये डिक्लाइन होने लगा। तो यही आपका क्या है कि ये डिक्लाइनिंग जो ट्रेंड है ना, ये पॉजिटिव इंडिकेटर का काम करता है कि हाँ ठीक है, जो एफर्ट्स था बर्थ कंट्रोल का वो अच्छे से काम हो रहा है। आपका जो कह सकते हो एक तरह से जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अच्छे से बनेगा, पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेटर हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है अच्छा पार्टिसिपेशन होगा, एंड प्लस बहुत ज्यादा पॉपुलेशन से बर्डन नहीं होगा, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, तो देश के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 1951 से 2000 मतलब हर 10-10 साल पे जो है 10-10 साल पे यहाँ ट्रेंड दिखाया है कि अचानक से बहुत ज्यादा 51 से 61 के बीच में जो है बढ़ा है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेकिन और ज्यादा घटने लगा है। तो जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं ना पॉपुलेशन, मतलब अवेयर हो रहे ह्यूमंस, तो उस हिसाब से एजुकेट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या कर रहे हैं कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन पॉजिटिवली हो रहा है, और इस वजह से आपका क्या हो रहा है कि आपको एक पॉजिटिव डिक्लाइन दिख रहा है। डिक्लाइन होगा तो जो हम रिसोर्सेज जो हाई पॉपुलेशन की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है वो आपका नहीं होगा। यहाँ पे भी वही कुछ ग्राफ है। तो बस ये सारा चीज, अब यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि अब प्रेजेंट ट्रेंड जब आएगा तो आपको पता चलेगा हम चाइना को डिफीट कर चुके हैं। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे क्या है कि नेचुरल इंक्रीज जो हो रहा है, अभी जस्ट बताए थे ना, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अब बर्थ रेट होता क्या है, बर्थ रेट को हम लोग नैटेलिटी भी कहते हैं। ये कह रहा है कि कितना जिंदा बच्चा है या जिंदा बर्थ है, लाइव बर्थ है, कितने पर 1000। तो 1000 या 1 लाख ही क्यों लिए उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हम यहाँ रेशियो में बात कर रहे हैं या परसेंटेज में निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आप कहे कि 1000 के रिस्पेक्ट में, मान लो 10 लोग 1000 के रिस्पेक्ट में ऐड हुआ, तो क्या आएगा, रेशियो आपका 1/100 आएगा या परसेंटेज 1% आएगा। लेकिन मान लो कहा नहीं हमको 1000 नहीं, हमको 10,000 लेना है, और 10,000 के रिस्पेक्ट में हम देखें कि भाई 100 लोग ऐड हुए, तो अभी भी रेशियो या परसेंटेज तो वही है ना। तो मुद्दा 100,000 नहीं है, मुद्दा है कि आपका जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो किसी तरह कैलकुलेट होना चाहिए। अब कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन, यहाँ एक्सट्रीम वर्ड आता है ऑलवेज, कि अभी तक में तो फिलहाल क्योंकि बढ़ ही रहा है ना, भले ही बढ़ने का रेट स्लो हो गया है, लेकिन जब भी आपका जो ग्रोथ है
ग्रोथ है अभी तक में तो हमारे देश में पॉजिटिव ही दिख रहा है, कुछ ही देश है जहां भी नेगेटिव हुआ है, बहुत सारे देश है जहां स्टेबलाइज हो गया है, लेकिन अभी हमारा स्लाइड पॉजिटिव है। अब फॉर्मूला क्या था, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इसका मतलब है कि बर्थ जो है वो हमेशा ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से ध्यान में रख लेना है। उसके बाद आता है डेथ रेट। तो वही फॉर्मूला है कि कितने हजार लोगों की जनसंख्या में से कितने लोगों का डेथ हुआ है पर 1000। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब आपसे पूछे कि मेन कॉज क्या है ग्रोथ का, तो कॉज तो बहुत है। कॉज है ये कि लाइफ स्पैन भी बढ़ गया, कॉज है ये कि बर्थ रेट भी बढ़ गया, लेकिन जो सबसे मेन कॉज है वो ये है कि हमने हेल्थ सेक्टर में इतना अच्छा काम जल्दी जल्दी कर लिया ना कि जिससे डेथ रेट बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गया। तो तेजी से जब डिक्लाइन हो गया ना, तो इस वजह से आपका क्या है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे टिल 1980 तक यही हुआ था ना कि बर्थ रेट हाई था और डेथ रेट, मतलब क्या है कि बर्थ माइनस डेथ में से ये ज्यादा था और ये कम था, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन 1981 के बाद जो है ना ये ट्रेंड थोड़ा स्लोअर डाउन होने लगा। सिंस 1981 बर्थ रेट भी घटने लगा धीरे धीरे ग्रेजुअली, जिससे कि आपका डिक्लाइन हो गया। और क्या रीजन था, तो अभी जस्ट हम डिस्कस किए कि रीजन ये था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलने लगा, लोग एजुकेट हो गए, लोग वैल्यू समझ गए कि एक स्टेबल एक नॉर्मल पॉपुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो धीरे धीरे समझ गए, तो इस वजह से पॉलिसी अच्छे से काम कर गया। माइग्रेशन तीसरा कंपोनेंट हम जानते हैं। माइग्रेट करने का मतलब ही होता है इधर उधर घूमना। तो माइग्रेट का मतलब होता है कि कहीं से मूव कर जाना, इंटरनल भी हो सकता है इंटरनेशनल भी। जैसे फॉर एग्जांपल है कि आप अगर दिल्ली में हो, दिल्ली से चले गए आप मुंबई, तो आप अपने देश के ही बाउंड्री में हो, तो आप उसको इंटरनल कहोगे। ये सब डेफिनेशन जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है ना, IOM, वो सब अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे माइग्रेशन हो सकते हैं। अब देखो सबको पता है क्या है, लेकिन जानते हो ना कि कोई एक आगे आके बता दिया कि हाँ ये है, तो उसी का नाम हो जाता है। तो सिमिलरली वैसे ही एग्जाम में भी कि सबको पता है क्या पढ़ना है, सब लोग वही पढ़ते हैं, लेकिन जिसका रिजल्ट होता है वही दुनिया वाले को तेज दिखता है, जिसका नहीं होता वो तेज नहीं दिखता है। तो वही वाला स्टोरी है। तो यहाँ माइग्रेशन के लिए आप IOM हमेशा याद रखेंगे। अब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इंटरनल माइग्रेशन से आपका साइज किसी देश का नहीं चेंज होता है, क्योंकि है तो वो देश में ना। हाँ, स्टेट जो है या यूनियन टेरिटरीज की जब बात करते हैं हम, यहाँ स्टेट का मतलब अपने देश के अंदर जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उससे ले रहे हैं, ये आपका पॉलिटिकल डेफिनेशन से नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि अच्छा यूपी बिहार के बीच में कंपैरिजन करना है, तो ठीक है, हाँ ऐसे में आप कह सकते हो कि यूपी से बिहार गया तो यूपी में घट जाएगा, बिहार में बढ़ जाएगा, लेकिन इंडिया एज अ होल कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो आपका माइग्रेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के चेंजेस में। तो इंटरनल के लिए हमेशा याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपका देश का पैटर्न को, ये पॉपुलेशन के साइज को नहीं चेंज करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह बटा हुआ है। जैसे पहले था 100 लोग दिल्ली में है, 100 लोग मुंबई में है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मान लो 20 लोग दिल्ली से मुंबई चले गए, तो है अभी भी 200 लोग, उधर 80 हो गया, इधर 120 हो गया, है 200 ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि दिल्ली में 80 हो गया और मुंबई में क्या हो गया 120, मतलब दिल्ली में थोड़ा घट गया 100 से और मुंबई में 100 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आएगा। अब यहां पे कह रहा है कि जो आपका माइग्रेशन है वो पुश या पुल दोनों हो सकता है। अरे पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धकेलना। जैसे मान लो आप किसी एरिया में रह रहे हो, अब उस एरिया में एजुकेशन का, हेल्थ का क्या देखना है, एक पॉपुलेशन को चाहिए क्या, पढ़ाई लिखाई चाहिए। मान लो पढ़ाई लिखाई नहीं तो बीमार पड़ेगा, तो हेल्थ चाहिए, ठीक है। हेल्थ नहीं तो आपको जॉब करना है, कुछ भी डेवलपमेंट चाहिए, हो सकता है स्किल्ड जॉब हो, अनस्किल्ड जॉब हो, इंफ्रा का जरूरत होगा, रहोगे, ऐसा नहीं है ह्यूमन हो, ऐसा तो है नहीं कि रोड पे रहेंगे, एक बेसिक घर, एक बेसिक जरूरत चाहिए, इंफ्रा चाहिए। या फिर आपका नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट में यहाँ सब कुछ ले रहा है, मतलब ज्योग्राफी, क्लाइमेट, एवरीथिंग। तो ये मान लो आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां का, इसमें से बहुत सारा पैरामीटर बिल्कुल अच्छा नहीं है कि इन्वायरमेंट भी खराब है, तो जिस वजह से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे तो इंफ्रा नहीं बना पा रहे अच्छे से, और इस वजह से क्या है कि हमारा ध्यान क्या है, अपना जीवन बचाने में ही लगा है, तो हम क्या हेल्थ और क्या एजुकेशन पे बात करेंगे। तो ऐसे में हमको लगेगा कि नहीं ये जगह अब मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से ऐसा लगेगा ना कि आपको एक इनविजिबल फोर्स धकेल के दूसरे जगह भेज रहा है जहाँ अच्छे हालात है, तो उसको हम कहेंगे कि हम अपने एरिया से पुश हो गए, फेंका दिए गए दूसरे अच्छे एरिया में। और दूसरे एरिया में जहां आप जा रहे हो वो एरिया आपको एक तरह से अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि उसके पास अच्छे फैसिलिटीज हैं, तो आपकी तरफ खींच रहा है, मतलब वो एरिया आपको पुल कर रहा है। और आपका अपना एरिया जहां थे हालात नहीं अच्छा था, तो वो पुश कर रहा है। तो पुश कब होगा, जहां पे आपका कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे। पुल कहां होगा इंसान, ह्यूमन, जहां पे कंडीशन क्या होगा, बढ़िया होगा।
तो यही कह रहा है। तो आपका यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिया है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है इतने % से बढ़ा है, कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि इतने से लेके इतना तक आपका बढ़ गया, मतलब अर्बन में जो है इंक्रीज हुआ है और रूरल जो है डिक्रीज हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका बढ़ता गया है। और ये सब आपका कह रहा है कि इतने सारे आपके सिटीज हैं, इतना मिलियन प्लस सिटीज आपके इतने हो गए, मतलब ऐसा सिटी जहां पे आपका 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वो 35 से बढ़ के 53 हो गया है, और मतलब है कि टोटल इतने सारे सिटीज हो गए। तो ये सब ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा ये आपको ध्यान में रखना है ना कि जो बर्थ रेट है वो हमारे देश के लिए कैसा है। तो आप कहोगे कि अभी तक तो हमारे देश का पॉपुलेशन थोड़ा ना थोड़ा बढ़ ही रहा है, तो बर्थ रेट तो पॉजिटिव होगा फॉर श्योर। दूसरा है कि अगर हमको किसी पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाना है तो क्या किया जाए, बहुत तेजी से घटाना है तो सिंपल मैथ लगाओ ना, यहाँ पे बर्थ माइनस डेथ रेट है। अगर बहुत तेजी से आपको घटाना है, बढ़ाना है, तो आप क्या करो, माइनस वाले टर्म को कम कर दो, आप प्लस वाले टर्म को बढ़ा दो। लेकिन अगर आपको बहुत तेजी से घटाना है तो माइनस वाले को बढ़ा दो, प्लस वाले को क्या कर दो, घटा दो। फिर उसके बाद माइग्रेशन देख लिए। माइग्रेशन के बाद अब थोड़ा सा है कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन, जो कि आपका 10 से लेके 19 साल के लोगों को, अब ये देखो बायोलॉजी में पढ़ोगे तो शायद आपका ये थोड़ा अलग एज हो, या सोसाइटी में, सोशल इश्यूज में, पॉलिटी में अलग अलग जगह कुछ एक आध साल कम बेस कर देता है, तो उसके लिए इतना आपाधापी नहीं मचाना है। यूपीएससी आपसे एक एक साल के लिए जो है कंपटीशन नहीं कराएगा कि वो बोल देगा कि हाँ भाई कितना से कितना है, तो एक में दे देगा 10 से 19, एक में दे देगा 10 से 18, एक में दे देगा 10 से 17, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो आपका एक आध साल जो है चलता है। बस इतना जान लेना है कि पूरी तरह से अच्छे से मैच्योर नहीं हुए हैं और ना ही पूरी तरह से बच्चे हैं, वैसे ग्रुप को हम एडोलेसेंट कहते हैं। जिस वक्त हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है, मतलब कुछ नया ट्राई करने का, कुछ एडवेंचर करने का, वो फेज जो है ना काफी पीक पे होता है। नए नए चेंजेस को लाना, नए नए जो है इनोवेशंस करना, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। तो वैसे फेज को हम एडोलेसेंट फेज कहते हैं, मतलब मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है और चाइल्डिश से निकल चुका है। ये हमारे देश का लगभग 1/5 में, यानी कि 20% एडोलेसेंट पॉपुलेशन है एज पर 2011। 21 में क्या होगा वो तो आएगा, फिर पता चलेगा। अब ये कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब क्यों नहीं हो, क्योंकि ये यंग है, ये मेच्योर फेज में जा रहे हैं, ये आपके अब जॉब वाले सेक्शन में जा रहे हैं, नए इनोवेशन वाले सेक्शन में जा रहे हैं। प्लस है कि इनको भटकाना भी बहुत आसान है, जिस वजह से ये देश के लिए नेगेटिवली भी काम कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आपने इसको अच्छे से टैप कर लिया तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो फिर आपका क्या होगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एडोलेसेंट की डिमांड न्यूट्रिशन ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे ग्रोथ फेज बहुत पीक है, एनर्जी लेवल बहुत पीक है, यहाँ पे ऑर्गन्स भी इंटरनली काफी तेजी से मेच्योर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। ब्रेन काफी एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, तो एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से न्यूट्रिशन देना होगा, नहीं दोगे तो फिर ब्लंडर हो जाएगा। उसके साथ साथ अब देख सकते हो कि जैसे बहुत सारे लोग बीमारी से पीड़ित है, तो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा आपको इनके हेल्थ का जो है ख्याल रखना पड़ेगा। प्लस है इनके एजुकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि सही से ये एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं। आपको इनको अवेयरनेस भी देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सही गलत क्या है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सबका काम है। जो भी उनके घर में रह रहे हैं, बड़े छोटे सब, जिनको लग रहा है कि जो ज्यादा मेच्योर हैं वो इनको जो है अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि क्या करना अच्छा है और क्या करना खराब है। तो अलग तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको लेक्चर और ज्ञान ही देना है, लेकिन आप उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपकी क्या हॉबी है, क्या इंटरेस्ट है, आप किस चीज में अच्छे हो, उस चीज को आप परस्यू करो। तो वैसे में आप खुद भी डेवलप करोगे, देश भी डेवलप करेगा। और कहीं लग रहा है भटक रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो घर से लेके गवर्नमेंट तक सब लोग मिलकर ध्यान रखेंगे तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन अगर बहुत अच्छे से ग्रो कर गया, डेवलप कर गया, तो हमारा डेवलपमेंट ऐसे ही 50% आगे हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे आपका क्या है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था कि जो फैमिली प्लानिंग वगैरह था, इंडिविजुअल हेल्थ वेलफेयर जो था, ये सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में लाई थी। इसका काम था कि ये रिस्पॉन्सिबल और प्लान पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस में प्रमोट करे। मतलब देखो नाम ही है फैमिली प्लानिंग, प्लानिंग मतलब कोई काम ढंग से करना। तो ये पॉलिसी इसीलिए लाया था ना कि जो भी आपके पेरेंट हैं उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, उनको ये समझ आए कि वो रेडी है कि नहीं।
वो किसी बच्चे को पालने के लिए रेडी है कि नहीं, अगर रेडी है तो ही जो है बच्चे को जन्म दे, उसको कैसे पालना है, कैसे प्रॉपरली चैनलाइज करना है, किस हद तक फ्रीडम देना है बच्चे को, किस हद तक कंट्रोल करना है, किस लाइन में उनको सिक्योरिटी मिलेगा, वो इन सब चीजों पे ध्यान देना है। इसके लिए अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि एक्सेसिव प्रेशर की वजह से मेंटल ब्रेकडाउन होता है, और उस वजह से अगर नहीं देखा जाए, बच्चों को मॉनिटर नहीं किया जाए तो गलत कदम उठा सकते हैं। तो उसी चीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए पॉलिसी लाया गया था, जो हायर क्लास में और इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है कि एक और पॉलिसी आया था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का, जो कि आपका और प्लान की बात कर रहा था। यहाँ पे कह रहा था कि ये प्रोवाइड कर रहा है पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30%, मतलब ये 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, जितने भी वैक्सीन से प्रिवेंटेबल डिजीज है, डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच। मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब फैमिली प्लानिंग से भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था ये। इसका यही था ना कि पॉपुलेशन को की क्वालिटी को बढ़ाना है, क्वांटिटी को नहीं। तो क्वालिटी कैसे बढ़ेगा, जब उनके आप एजुकेशन, उनके आप हेल्थ का ध्यान रखोगे, उनके नंबर्स का ध्यान रखोगे। कि जैसे पहले होता था ना चाइल्ड मैरिज, या बहुत कम उम्र में लड़कियों का मैरिज कर दिया जाता था, उसके बाद बहुत कम उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती थी 13-14 साल में, जिससे उनके जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत खराब असर पड़ता था। और कभी कभी ऐसा होता था ना कि बच्चे को जन्म देने के दौरान ही जो है उनका डेथ हो जाता था, कभी कभी बच्चे माँ दोनों का डेथ हो जाता था। तो ये सब क्या है ना कि जो अननेसेसरी जो एक सुपरस्टिशियस बिलीफ वाले रिचुअल्स चल रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए कि ये जो आपका एज है उसको बढ़ाया गया। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 12 से 14 हुआ था, फिर 18 हुआ, फिर अभी बात चल रही है कि फीमेल का मैरिजेबल एज 21 कर देना चाहिए। प्लस है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको अगर हम वैक्सीनेट कर दे तो बचाया जा सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ये सब चीज को, या पॉक्स के जो वैक्सीन वगैरह है वो लगते हैं, स्मॉल पॉक्स तो खैर इरेडिकेट ही हो गया। तो ये सब मतलब हर तरह से ओवरऑल वेलबींग, एजुकेशन भी। जैसे अभी आप देखो 86 अमेंडमेंट के बाद जो है 2002 में आपका क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी सब में ऐड किया गया आर्टिकल कि जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है एकदम कंपलसरी होना चाहिए, फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए। तो उससे क्या होगा ना, अवेयरनेस फैलेगा, एजुकेट होगा तो वो अवेयर होगा। तो मान लो अगर 1000 लोग को एजुकेशन मिल रहा है तो ठीक है, मान लो 100 लोग नहीं बात सीख पाए, 900 लोग तो सीख पाएंगे ना, 900 लोग तो समझ पाएंगे ना कि पॉपुलेशन की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। मतलब पीपल सेंट्रिक पूरा काम करना है, कि ये नहीं कि जबरदस्ती आप उनसे जो है हाथ पकड़ के जो इंटरवीन करके काम करवाइए। आपको ये ध्यान में रखना है कि उनको किस तरह से मोटिवेट करे, और क्या ऐसा मतलब है कि जैसे घर में होता है ना कि मान लो कि डायरेक्टली आपसे कह दिया जाए कि कोई काम कर लो, कि जाओ मार्केट से कुछ लेके आओ, तो शायद आप मना कर दोगे। लेकिन अगर इसी चीज को घुमा फिरा के कहा जाए, कि ऐसे कहा जाए कि मान लेते कि आपने कहा कि मेरा जो है सो प्रोजेक्ट का कॉपी नहीं है, या कुछ भी आपने कहा कि आपको जरूरत है, तो पेरेंट्स ने कहा कि चलो इसी बहाने क्या है ना, इससे अपना काम करवा लेते हैं। कि आपने कह दिया कि अच्छा ठीक है, जाओ ये 500 रुपया लो, अपना कॉपी ले लेना, और अगर पैसा बचे तो दूध लेके आ जाना। तो ऐसे में क्या हुआ, तुम्हारा और उनका दोनों का काम हो गया। तो सेम यहाँ भी है, यहाँ कहा कि नहीं, हम तुम्हारे पॉपुलेशन या हम तुम्हारे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हमने तुमको एजुकेशन दिया है, तुम लोग जो है जो जिंदा हो उनको जो है अवेयरनेस, उनको एजुकेट होना जरूरी है, तभी ना आपको अच्छा जॉब मिलेगा। और वो एजुकेशन मिलते मिलते उसके दिमाग में अपने आप घर कर गया कि नहीं नहीं, जो चल रहा है सोसाइटी में वो ठीक नहीं है, हमको बदलाव लाना है। तो यही था आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का फंडा। अब उसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है कि माइग्रेशन क्या होता है, मतलब माइग्रेशन जो है नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन में बदलाव लाता है। कहाँ पे, तो जहां से लोग जा रहे हैं, जहां से लोग आ रहे हैं। याद होगा पिछले लेक्चर्स में भी बताए थे कि 2 एरिया है, यहां से अगर कोई गया तो हम कहेंगे ई माइग्रेशन हो गया, यहां माइनस करवा देगा और यहां प्लस कर देगा। तो यहाँ पे यहां से एग्जिट हुआ तो ई माइग्रेशन, और यहां इन हुआ तो इम माइग्रेशन। तो देखो दोनों में आपका चेंज ला रहा है। A large proportion of children in a population is a result of high birth rate. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो आपका मोर मैरिड कपल्स है ये क्यों नहीं हो सकता है, या हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों नहीं हो सकता है। तो ध्यान से समझो, मैरिड कपल है, इसका मतलब है कि उनको प्रोजनी होगा ही, बच्चे को जन्म देंगे ही, इस बात की कोई गारंटी नहीं। हो सकता है इनफर्टिलिटी के पेशेंट हो, नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि उनका वो ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे।
ऐसा जरूरी नहीं है। उनकी मेंटालिटी, उनकी थिंकिंग, हो सकता है 100 साल जिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम रिप्रोडक्टिव इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, तो नहीं होगा प्रोजेनी ऐड। तो इससे सबसे बढ़िया है कि बर्थ रेट, मतलब यहां तो श्योर है कि प्रोजेनी बन रहा है। तो बर्थ रेट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है, किस वे में इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस अ लिटरेट पर्सन इज वन हु, अब लिटरेट कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कौन है, कितना एज होता है, जितने तक जो है वो आपका बेसिक जो है कैलकुलेशन, रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं वो आपको बताना है, और क्या क्या टास्क कर सकते हैं ये आपको बताना है। यहां पे आपका हिंट दिया हुआ है कि ए वाला जो ऑप्शन है वो छोड़ ही दीजिए, ए और बी छोड़ दीजिए, आपका सी और डी में से आंसर है। चलिए आपको हम आपको हिंट दे देते हैं, क्योंकि बी जो है ना वो ऐसे भी कह रहा है कि लिटरेट का मतलब ये नहीं कि कुछ कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो हमको फ्रेंच नहीं आ रहा है इसका मतलब हम लिटरेट नहीं है। कैन रीड एंड राइट हिज और हर नेम, सिर्फ नाम ही लिख देने से तो ऐसा नहीं है कि वो लिटरेट है, हो सकता है और कुछ नहीं आता, खाली नाम ही किसी तरह सीखा हो, तो ये भी तो नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। 2 आंसर करने बोल रहा है ब्रीफली, व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1980, ये ऑब्वियसली पहले कर चुके हैं। डिस्कस द मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वही डिस्कस करना है आपको, डेथ रेट, बर्थ रेट एंड माइग्रेशन। डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ। एज स्ट्रक्चर मतलब क्या है, अलग अलग एज के जो पॉपुलेशन आपके लोग हैं एक पॉपुलेशन में, उसी को हम एज स्ट्रक्चर कहते हैं। डेथ रेट बर्थ रेट बता चुके हैं, 1000 लोगों में कितने लोगों का जन्म होकर एडिशन हुआ, कितने लोगों का डेथ होने से माइनस हुआ। हाउ इज माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में ही है कि माइग्रेशन से क्या हो रहा है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों में आपका पॉपुलेशन चेंज आ रहा है। जहां से लोग जा रहे हैं वहां माइनस हो रहा है, और जहां जाके ऐड कर रहे हैं वहां प्लस हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज को आपको बताना है, तो ग्रोथ कह रहा है कि भाई बढ़ रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज हमेशा। चेंज कह रहा है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, स्टेबल भी। बदला है तो बदला है तो हो सकता है कि 100 से घट के 90 हो गया हो। बदला हो सकता है कि आपका 100 से जो है वो आपका बढ़ के 100 से जो है वो बढ़ के आपका 110 हो जाए, तो इसको कहते हैं हम चेंज। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब है कि एक पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो किस तरह के काम कर रहे हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या वो किसी तरह का पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या फ्री में हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसमें क्या ग्रोथ आ रहा है, क्या प्रोग्रेस आ रहा है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। भाई एडवांटेजेस तो बहुत है, लेकिन एक वर्ड में अगर कहो तो ह्यूमन रिसोर्स आपका बूस्ट होगा। अगर हेल्दी है, सबसे पहला तो हेल्दी है तो वो आपके क्या है, एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर में एफिशिएंटली कंट्रीब्यूट करेगा। अगर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो उसका खुद का भी ग्रोथ होगा, देश के इकोनॉमी में ऐड करेगा। अगर किसी फैक्ट्री में या कहीं पे भी वो जाके काम कर रहा है, उसका काम हो रहा है, तो उसका काम हो रहा है इसका मतलब वो भी कहीं काम को कंप्लीट करके कहीं बेचेगा तो उसको कमाई होगा। तो एक तरह से देश का भी ग्रोथ हो रहा है, उस फर्म का भी ग्रोथ हो रहा है, उसका खुद का भी ग्रोथ हो रहा है। तो मतलब है कि देश का इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, सोशल प्रोग्रेस होगा। कि अगर वो हेल्दी है तो हेल्दी है तो इस वजह से होगा क्या ना, कि सोसाइटी में वो खुद हेल्दी है तो दूसरों को भी एजुकेट करेगा कि भाई हम ऐसे ऐसे रहते हैं, मेरा लाइफस्टाइल ये है, तुम लोग भी फॉलो करो। तो इससे क्या होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो वो मेंटल ब्रेकडाउन है, मेंटल इंस्टेबिलिटी है, वो नहीं होगा। तो एक तरह से आपका हार्मनी रहेगा, पॉपुलेशन में लड़ाई झगड़े जो आपका क्लैशेस है वो नहीं होगा। तो हार्मनी रहेगा तो फिर से आपका रिसोर्स का बचत होगा, नहीं तो क्या हो, झगड़ते रहोगे तो देश का रिसोर्स झगड़ा सुलझाने में ही लगेगा, झगड़ा से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में ही लग जाएगा, तो कहां से डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो हर तरह से हेल्दी पॉपुलेशन अच्छा है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तो अभी जस्ट बताया ना कि ह्यूमन रिसोर्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब पीपल सेंट्रिक अप्रोच, कि उसका देखो हेल्थ का क्या कंडीशन है, हेल्दी होना चाहिए, उसका इम्यूनाइजेशन कर दो अच्छे से, उसका पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखो, उसका जो है जो रिप्रोडक्टिव एज है उसको, मतलब मैरिजेबल एज है उसको बढ़ा दो, ताकि अर्ली मैरिज नहीं होगा तो हेल्थ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद आपका क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है जो आपके काम का नहीं है।
देन उसके बाद है कुछ कुछ टर्म्स है, एडोलेसेंस क्या होता है तो अभी जस्ट बताए थे, एलुवियल प्लेन पढ़ चुके हैं कि जो आपका रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट्स आता है और उन सेडिमेंट्स को जब डिपॉजिट किया जाता है और वो फाइन सॉइल से, तो वही प्लेन आपका एलुवियल प्लेन। बेस पॉपुलेशन अभी जस्ट बताए थे ना कि जो शुरुआती चीज आप लियो कहीं से भी, कहीं तो रेफरेंस लोगे ना, कि मान लो आप 21 का कंपैरिजन कर रहे हो या 25 का कंपैरिजन कर रहे हो या आगे फ्यूचर में 30 का कंपैरिजन करोगे कि 2030 में क्या पॉपुलेशन है, तो कोई तो एक ईयर लोगे ना बेस ईयर, कि जिसके कंपैरिजन में आप बात करोगे, तो वही कहलाता है आपका बेस ईयर, और उस समय का पॉपुलेशन बेस पॉपुलेशन कहलाता है। बायोम भी बताए हुए हैं कि बायोम क्या होता है कि एक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया जहां पे प्लांट का डोमिनेंस और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक आपका स्पेसिफिक टाइप का फॉरेस्ट भी है और बायोम भी है, जहां का क्लाइमेट स्पेसिफिक है कि बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होगा। बर्थ रेट अभी देखिए, डिप्रेशन मतलब घटना होता है, डेथ रेट देख लिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख लिया हमने, नंबर पर यूनिट एरिया, डिपेंडेंसी रेशियो मतलब है कि जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, तो कौन होगा, बच्चे। स्पेशली इंडिया में आपका या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में लोग काम करना अर्ली शुरू कर देते हैं, तो मतलब 15 साल से जो कम है और जो 59 से मतलब जो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, ये आपके किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ही, तो इनको कहते हैं मतलब 15 से लेके 59 के बीच का जो लोग हैं उनको छोड़ दो तो बाकी सब डिपेंडेंसी में आएगा। इकोसिस्टम पढ़ लिए थे, सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट में होने वाले इंटरेक्शन का जो यूनिट है, जो भी हमारे आसपास रहता है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। फॉल्ट क्या कहते हैं, दरार पड़ना, अर्थ के क्रस्ट में जो क्रैक होता है उसको फॉल्ट कहते हैं। फौना मतलब एनिमल, फ्लोरा मतलब प्लांट, फोल्ड मतलब मुड़ना, जियो सिंक्लाइन मतलब गड्ढा होता है, जियो मतलब अर्थ, सिंक्लाइन मतलब होता है गड्ढा। तो जब आपका ऐसे फोल्डिंग हो रहा है तो कुछ पार्ट ऐसे उठ गया, कुछ पार्ट ऐसे आ गया, तो ये आपका कहलाएगा गड्ढा वाला जियो सिंक्लाइन। ग्लेशियर, रिवर ऑफ आइस, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ माइनस डेथ, पॉजिटिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंडिया मेनलैंड, मेनलैंड कहने का मतलब जो पूरा कंप्लीट मास है जहां कोई ब्रेकेज नहीं है, कंटिग्यूअस मास है, कोई ब्रेकेज नहीं है। जैसे लक्षद्वीप, अंडमान देखो तो ब्रेकेज है, तो आपस में भी ब्रेकेज है और इंडिया से भी वो टूटा, बीच में पानी है, ओशन सीज है, ओशंस है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट जो जाता है आपका मिर्जापुर से जो क्रॉस कर रहा है, और कौन कौन से स्टेट है कमेंट सेक्शन बताओ। बताए थे यूपी, मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुछ ऐसे स्टेट बताए थे, तो बताओ कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऑप्शन है आपके पास। इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड ड्रेनेज कहने का मतलब ओशंस तक नहीं जा रहा है, कि जैसे मान लो ये इंडिया है, अब यहाँ पे मान लो साउथ इंडिया है, यहाँ पे इधर ही में आपका कोई ड्रेनेज है, कोई तालाब है, इसका कहीं ओशन से कोई कनेक्शन नहीं, तो उसको हम कहेंगे क्या, इनलैंड। या कोई नदी है, नदी बह रहा है, उसका ओशन से कोई लिंकेज नहीं, तो उसको आप क्या कहोगे, इनलैंड। इग्नियस रॉक, मैग्मा जो आया उसके डायरेक्ट जो है जम जाने से, सॉलिडिफाई होने से जो बना, उसको इग्नियस रॉक कहेंगे। लगून क्या होता है, जब सी वाटर लैंड के बीच में फंस जाए, मतलब उसको हम लगून कहेंगे, कि किसी भी कारण से ये आपका लैंड का एरिया है, इस लैंड के एरिया में सी का पानी आके फंस जाए तो उसको आप लगून कहोगे। लेक सीधे कहोगे कि अर्थ में कोई डिप्रेशन हुआ और 6 मीटर से ज्यादा का लगभग आपका डिप्रेशन है, उसमें पानी भर गया तो वो लेक बनाएगा। लिथोस्फेरिक प्लेट पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियोस को जाके आप देखिए। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या था, जो सॉलिड ऊपर का क्रस्ट है, और एस्थेनोस्फियर जो आप मतलब मेंटल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है एस्थेनोस्फियर, उससे जो ऊपर का पोर्शन है, मतलब क्रस्ट से लेके एस्थेनोस्फियर तक का जो पोर्शन है वो लिथोस्फियर कहलाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना एवरेज नंबर ऑफ ईयर है जितना जी सकता है कोई ऑर्गेनिज्म, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहेंगे। लोकल, लोकल कहने का मतलब है कि जनरली क्या होता है ना, किसी एरिया में लोग मान लो घड़ी वड़ी नहीं देख रहे हैं, तो सन के हिसाब से आपका जो है टाइम बता देते हैं, कि देखते अच्छा सन बहुत ज्यादा तेज है, लगभग माथे पे है, तो मतलब 12 के आसपास हो रहा होगा, और फिर आपका धीरे धीरे ढल रहा है तो शाम हो रहा है, सन ऊपर चढ़ रहा है तो सुबह हो रहा है। मेटामॉर्फिक, जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़े किसी भी पत्थर पे, चाहे वो इग्नियस हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे वो कोई दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक हो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जब वो काफी ज्यादा हार्ड और एक तरह से कह सकते हो फोलिएटेड पत्थर बन जाता है, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक। माइग्रेशन अभी पढ़ाए थे, मिलियन प्लस, जहां आपका 10 लाख या 1 मिलियन से ज्यादा हो, मानसून पढ़ चुके हैं। माउंटेन, जिसका लगभग 900 मीटर से ज्यादा हाइट हो तो माउंटेन, और कम हो तो हिल कहेंगे। नेशनल पार्क बताए थे, प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे आपका वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, इन सीटू एक्स सीटू पिछले लेक्चर्स में। प्लेन, समतल इलाका है जो बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं है। प्लेटू, जो उठा है लेकिन बहुत हाइट नहीं है, हाइट कम है और टॉप जो है वो फ्लैट है। माउंटेन में टॉप ऐसा होता है कोनिकल टाइप का, पिरामिडल टाइप का।
प्लेट टेक्टोनिक्स बताए थे कि एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट टूटा हुआ है छोटे छोटे टुकड़ों में, और वही प्लेट क्या हो रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करता है, जिस वजह से आपका कुछ प्लेट आपके एक दूसरे के सामने आते हैं तो उठ के पहाड़ बन जाता है, दूर जाता है तो अंदर का लावा निकलता है, अगल बगल से स्लाइड करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम टेक्टोनिक्स कहते हैं। रिलीफ भी बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, किसी भी एरिया का जो एलिवेशन या आउटलाइन है उसको हम रिलीफ कहते हैं। सबसिस्टेंस मतलब है नीचे झुकना, डाउनवर्ड मूवमेंट। सेडिमेंट्री रॉक बताए थे, कोई भी पत्थर टूटता है और लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता है एक के ऊपर एक, तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेक्स रेशियो बताए थे, कितनी फीमेल है पर 1000 मेल। अब ये 1000 नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि हम रेशियो या परसेंटेज एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सब कॉन्टिनेंट बताए थे कि कोई भी एरिया जो बहुत बड़ा हो, जिसका अपना यूनिक कल्चर हो, यूनिक प्रैक्टिस हो, तो वैसे को हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। काफी बड़ा एरिया मतलब कंट्री से बड़ा हुआ, कॉन्टिनेंट से छोटा हो, सिंपल भाषा में। टेक्टोनिक कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये फोर्स है अर्थ के अंदर जनरेट होता है जिससे आपका जो प्लेट्स है वो एक दूसरे के सामने अगल बगल ऐसे करके मूव करता है, जिससे मतलब एक तरह से अर्थ के फीचर में चेंज आता है। यंग माउंटेन जो बहुत पुराना नहीं है, हाल फिलहाल बना है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, क्लास 9th भी खत्म होता है। हम लोग अब मिलते हैं बाकी अदर सब्जेक्ट्स, या देखते हैं ज्योग्राफी का क्लास 10th ही होगा तो उसी को खत्म कर लेते हैं, 10th 11th 12th। तो बाकी चीजें अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।